इस सीरीज की कहानी बहुत ही अच्छी है, लेकिन कहानी बताने से पहले मेरी मेंटल हेल्थ के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये चीज आपको आगे समझ आएगी। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक लड़का जो कि एक गेम एडिक्टेड था, वो उस गेम को खेलता था जो कि टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस था, लेकिन किसी कारण के चलते वो गेम अचानक से उस गेम के बंद होने की न्यूज आती है। सभी प्लेयर से कहा जाता है कि वो गेम खेलना बंद कर दे। हालांकि मोमोंगो जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो भी इस गेम को बंद करने वाला था, लेकिन गलती से वो उसी गेम में अटक जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ प्लेयर्स अभी कुछ स्केलेटन के साथ फाइट कर रहे थे, जिस फाइट में वो सारे स्केलेटन बहुत ही बुरी तरह से हार रहे थे। लेकिन उसके बाद वहाँ स्केलेटन लॉर्ड आता है, जो कि असल में हमारा मेन कैरेक्टर मोमोंगो है। वो इस गेम में स्केलेटन लॉर्ड का कैरेक्टर निभाता है। वो यहाँ पर आकर उन सभी प्लेयर को कुछ ही सेकंड्स में हरा देता है, जिसके बाद वो वापस से अपने पैलेस में चला गया था। यहाँ पर उसे जानने को मिलता है कि बहुत से गेम बंद होने वाले हैं। इस वजह से उसे अपने स्केलेटन लॉर्ड के कैरेक्टर को छोड़कर वापस रियल वर्ल्ड में जाना होगा। यहाँ बाकी जो प्लेयर्स थे वो वापस लौट रहे थे, लेकिन मोमोंगो इस गेम को बहुत टाइम से खेल रहा था। इस वजह से वो कुछ और टाइम यहाँ पर गुजारना चाहता था। वो यहाँ से उठकर जाता है और सेरेबस जो कि उसका सर्वेंट है, और साथ ही बाकी सारे सर्वेंट मैगस से भी वो जाकर मिलता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये सभी गेम डेवलप्ड है, मतलब कि नॉर्मल ह्यूमन प्लेयर्स नहीं है जिन्हें कोई कंट्रोल कर रहा हो। ये सब सॉफ्टवेयर से ही चलते हैं। अब उनके साथ वो वहाँ आगे बढ़ते हैं और थ्रोन वाले रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर वो थ्रोन की तरफ बढ़ रहे थे। हम सामने एक लड़की को देखते हैं जो कि असल में उसकी दूसरी सर्वेंट है। उसका नाम एल्बीडो है और ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। अब यहाँ पर मोमोंगो जाकर थ्रोन पर बैठता है और एल्बीडो की डिटेल्स चेक करने लगता है। आप गलत मत समझना, वो सच में सिस्टम विंडो में उसकी डिटेल्स पढ़ रहा था। उस सिस्टम विंडो में लिखा हुआ था कि एल्बीडो वहाँ पर सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर है और उसका काम बाकी सारे सर्वेंट मैगस जो कि गार्जियंस है उन्हें कंट्रोल करने का है। वो यही उन्हें ऑपरेट करती है। वैसे मोमोंगो लास्ट लाइन में देखता है कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि एल्बीडो इस पूरे सॉफ्टवेयर की सबसे खूबसूरत कैरेक्टर भी है, जिसमें हमें तो कोई शक नहीं है। वैसे मोमोंगो वहाँ पर एक और लाइन ऐड करता है। वो लिखता है कि एल्बीडो मोमोंगो को लाइक करती है। हालांकि अगले ही पल वो सोचता है कि वो ये क्या अजीब अजीब चीजें कर रहा है। वैसे वो स्केलेटन लॉर्ड है, इस वजह से उसके पास इतनी पावर है कि वो अपने सभी सॉफ्टवेयर के सर्वेंट के सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकता है, और इसीलिए उसने ऐसा किया था। जबकि वो जानता है कि अब ये गेम बंद होने वाला है और अगले ही पल वो वापस से अपने रियल वर्ल्ड में होगा। वैसे भी वो सभी सॉफ्टवेयर है, इस वजह से वो बिना कंप्यूटर की हेल्प के कुछ भी नहीं कहते, और मोमोंगो जो उन्हें ऑर्डर देता है वो बस उसी को फॉलो करते हैं। के बाद मोमोंगो उन्हें बाउ डाउन करने को कहता है। इसका मतलब वो खुद की रिस्पेक्ट देने को कह रहा था, जिसके बाद वो बैठ गए थे और अब टाइमर खत्म होने वाला था इस गेम के एंड होने का। लेकिन मोमोंगो नोटिस करता है कि अब जितना टाइमर लगा हुआ था सेकंड उससे आगे जाने लगा है। इसका मतलब गेम बंद नहीं हुआ। मोमोंगो ये देखकर चिल्लाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर उसे इस हालत में देखकर एल्बीडो से कहती है कि क्या हुआ लॉर्ड, आप चिंता में लग रहे हो। मोमोंगो ये देखकर हैरान था। तभी एल्बीडो उसके करीब आता है और कहने लगता है कि आपको क्या हुआ। मोमोंगो इस चीज से और ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर से क्रिएट किया हुआ कैरेक्टर्स हैं वो कभी भी खुद से कुछ बोल नहीं सकते जब तक कि वो सिस्टम में वो चीज लिखी ना गई हो। और यहाँ पर एल्बीडो खुद से ही हिल रही थी और खुद से ही बात कर रही थी, जो चीज मोमोंगो को समझ में नहीं आ रही थी। मोमोंगो से कहता है कि मेरा जीएम कॉल वर्क नहीं कर रहा। जीएम कॉल से इसका मतलब ये था कि वो गेम से बाहर नहीं जा पा रहा, जिस पर एल्बीडो कहती है कि हाँ सेम उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हालांकि मोमोंगो अभी उसकी बात नहीं सुन रही थी, बल्कि मोमोंगो उसके लिप्स पर फोकस कर रहा था। प्लीज कुछ गलत मत समझना, इसका मतलब यह है कि वो बस ये देख रहा था कि एल्बीडो सच में कुछ बोल रही है कि नहीं। वैसे मोमोंगो यहाँ पर सारे कमांड यूज कर पा रहा था, लेकिन बस वो एडमिनिस्ट्रेशन वाली कमांड यूज नहीं कर पा रहा था, जिससे कि वो गेम डेवलपर से कांटेक्ट कर सकता है। वैसे इसके बाद वो सर्वर्स को चेक करने के लिए भेजता है कि बाकी सब जगह ठीक है कि नहीं। साथ ही वो बाकी सभी कॉम्बैक्ट मैगस यानी कि गार्जियंस को सभी फ्लोर पर भेज देता है, जिससे कि वो अपने अपने फ्लोर को क्रिएट कर सके। अब यहाँ पर सभी उसकी बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ एल्बीडो ही वहाँ पर खड़ी हुई थी। वो एल्बीडो भी मोमोंगो से पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर मोमोंगो उसे थोड़ा पास आने को कहता है। जब एल्बीडो पास आती है तो मोमोंगो नोटिस करता है कि एल्बीडो सांस ले रही थी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है एक गेम कैरेक्टर के लिए। वैसे इसके बाद मोमोंगो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो यहाँ पर एल्बीडो की नर्व्स चेक करने की कोशिश कर रहा था, जो कि चल रही थी। वो सोचता है कि गेम डेवलपर ने कमाल कर दिया, उन्होंने एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर बनाया
है जिससे कि पल्सेस तक चल रही हैं। इतना रियलिस्टिक किसी कैरेक्टर को लगभग बनाना नामुमकिन है। वैसे वो एल्बिडो से ये कहता है कि कंफर्म करने के लिए कि क्या मैं तुमसे एक चीज कह सकता हूँ, जिस पर एल्बिडो कहती है कि हाँ लॉर्ड, आप कुछ भी कह सकते हो। तो मोमोंगो कहता है कि मैं तुम्हारी चेस्ट प्रेस करना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ पर भी कुछ गलत मत समझना, क्योंकि वो ऐसा सिर्फ कंफर्म करने के लिए कह रहा था। इस पर एल्बिडो कहती है कि आप लॉर्ड हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद मोमोंगो उसके चेस्ट को प्रेस करता है और फील करता है, गलत मत समझना, वो ये फील करता है कि एल्बिडो एक रियल ह्यूमन की तरह है। वैसे अब जब उसने ऐसा किया था तभी एल्बिडो जो से चीखती है, वो ब्लश करती है, उसकी वजह से मोमोंगो अपना हाथ हटा लेता है। वैसे अब एल्बिडो से कह रही थी कि क्या आप और भी कुछ करना चाहते हैं, क्या मैं अपने कपड़े उतारूं, जिस पर मोमोंगो कहता है कि नहीं, ये सब हम बाद में देखेंगे। एल्बिडो माफी मांगने लगती है और तुरंत ही पीछे हट जाती है, जिस पर मोमोंगो ने उसे माफ भी कर दिया था। वैसे इसके बाद वो उसे ऑर्डर देता है कि उसे 6th फ्लोर पर सभी गार्जियंस को बुलाना है, जिसके बाद एल्बिडो ऑर्डर फॉलो करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद मोमोंगो भी अपनी टेलीपोर्टेशन रिंग का इस्तेमाल करते हुए सीधा 6th फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ उसे दिखता है कि वहाँ के गार्जियन वहाँ पर पहुँच चुके थे। असल में इस फ्लोर को 2 गार्जियन प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि दोनों ट्विंस हैं। पहले ओरा वहाँ पर आता है और मोमोंगो का वेलकम करता है। मोमोंगो उससे पूछता है कि मैरी कहाँ पर है, जिसके बाद ओरा मैरी को वहाँ बुलाता है, जो कि दोनों ट्विंस हैं। पहले ओरा वहाँ पर आता है और मोमोंगो का वेलकम करता है। अब मैरी वहाँ पर आती है और लेट आने के लिए माफी मांगती है। वैसे इसके बाद मोमोंगो उन्हें बताता है कि उसने सोचा है कि वो उन दोनों का टेस्ट लेगा और इसके लिए वो पहले उन्हें अपनी बहुत ही पावरफुल मैजिक स्टिक दिखाता है। इसके बाद वो एक लेवल 80 के मिथिकल फायर बीस्ट को वहाँ सामने समन करता है और उससे कहता है कि तुम दोनों को इससे लड़ना है। यहाँ पर मैरी तो थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन उसका भाई ओरा उसे मोटिवेट करते हुए आगे बुलाता है और फाइट करने लगता है। इसी दौरान अभी मोमोंगो सेबस को कांटेक्ट करते हुए उससे पूछता है कि क्या उसे बाहर कोई प्रॉब्लम दिखी। इस पर सेबस कहते हैं कि हाँ, उसे कुछ प्रॉब्लम्स दिखी हैं। मोमोंगो उससे कहता है कि वो 6th फ्लोर पर है, इसलिए सेबस अभी वहाँ पर ही आ जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ओरा और मैरी अभी उस मिथिकल बीस्ट से फाइट कर रहे थे, जिस दौरान उन्हें पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर वो उस लेवल 80 के मिथिकल बीस्ट को हरा देते हैं। मोमोंगो इस चीज से बिल्कुल भी हैरान नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से इन दोनों को 6th फ्लोर को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। अब फाइट एंड हो चुकी थी, इसलिए मैरी और ओरा दोनों ही मोमोंगो के पास आते हैं, जहाँ वो उन्हें पानी देते हैं, क्योंकि वो थक चुके थे। वैसे यहाँ पर मैरी कह रही थी कि आप जितने खतरा देखते हो असलियत में होते नहीं है। मोमोंगो इससे खुश था। वैसे वो सोच रहा था कि उसे अपने रियल वर्ल्ड में भी लौटना है, लेकिन अगले ही पल वो सोचता है कि उसे रियल वर्ल्ड में उसकी कोई फैमिली या फिर उसका कोई दोस्त ही है ही नहीं, फिर आखिर वो रियल वर्ल्ड में लौटना भी क्यों चाहता है। अब जब वो ये बात सोच रहा था तभी उतने में ही वहाँ पर एल्बिडो और बाकी सभी गार्जियंस आ चुके थे। वो सभी यहाँ पर आकर मोमोंगो को ग्रीट करते हैं। वैसे हम यहाँ पर हर एक फ्लोर के गार्जियन को एक एक कर दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें एल्बिडो मोमोंगो की बात बताई जाती है कि 4th और 8th फ्लोर की गार्जियन को छोड़कर बाकी सारी गार्जियन यहाँ पर आ चुके हैं। वो सभी मोमोंगो को ग्रीट कर रहे थे और कह रहे थे कि मोमोंगो जो कि कुछ भी ऑर्डर उन्हें देगा वो हमेशा उसे फुलफिल करेंगे, जिस पर मोमोंगो कहता है कि हाँ, मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है। अब इसके बाद अभी वहाँ पर सेबस आता है, जो कि मोमोंगो को बताता है कि उनका जो टॉम्ब है जिसमें वो रहते हैं और वो सारे फ्लोर एग्जिस्ट करते हैं, वो किसी अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह है। मोमोंगो कहता है कि ये जगह खतरनाक भी हो सकती है, इस वजह से हमारे सारे टॉम्ब को प्रोटेक्ट करना होगा। वो सभी गार्जियन से कहता है कि उन्हें सतर्क रहना होगा। वैसे मोमोंगो ने उन्हें यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि मोमोंगो देखना चाहता था कि एल्बिडो और सेबस के अलावा उसके ऑर्डर्स कौन कौन कितने अच्छे से फॉलो करता है, जिस पर उसे पता चलता है कि बाकी सभी भी उसके ऑर्डर्स को अच्छी तरह से फुलफिल करते हैं और मोमोंगो को उनसे धोखा नहीं मिलेगा। वैसे मोमोंगो उनसे पूछता है कि वो उनके लिए किस तरह से हैं, जिस पर बाकी सभी कहते हैं कि वो उनके सब के लिए उनका सुप्रीम लॉर्ड है। इसके बाद अब वो वहाँ से चला गया था। अब यहाँ पर शेल्टर, जो मेरी नॉलेज के हिसाब से 1st, 2nd और 3rd फ्लोर के गार्जियन है, वो यहाँ पर कहती है कि लॉर्ड मोमोंगो कितने कमाल के हैं। वो जब भी हमारे सामने आते हैं मुझे कुछ कुछ होता है। अब इस चीज पर यहाँ एल्बिडो को गुस्सा आ गया था। वो उस गुस्से में शेल्टर पर हमला करने वाली थी, लेकिन शेल्टर भी उतने ही गुस्से में लग रही थी। ये बात सभी गार्जियन भी जानते हैं कि एल्बिडो और शेल्टर दोनों ही मोमोंगो को लाइक करते हैं। हालांकि डाउट ये है कि मोमोंगो किसे अपनी वाइफ चुनेगा। वैसे अब तभी एक दूसरा गार्जियन डैमरू वो वहाँ यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि हम सभी को कुछ ना कुछ काम मिले हैं, तो हमें पहले वो कर लेने चाहिए, इस चीज का फैसला बाद में हो जाएगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है। हम मोमोंगो को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ पर वो सो रहा था कि आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ पर एक मेड आती है और उसे एक तलवार देती है। मोमोंगो अपने कॉस्ट्यूम को एक बैरियर के कॉस्ट्यूम में चेंज करता है, जो कि इस तलवार का यूज करता है। हालांकि अभी वो बाहर जाना चाहता था। वो मेड कहती है कि ठीक है, मैं गार्ड्स को बुलाती हूँ, आप उनके साथ बाहर जा सकते हैं। लेकिन इस पर मोमोंगो कहता है कि नहीं, वो अकेले जाना चाहता है। वो तुरंत ही टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ टॉम के बाहर आता है, लेकिन वो
वो देखता है कि 3 गार्ड ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहे थे। वैसे इन्हें डैमरू अपने साथ लेकर आया था क्योंकि ये नई जगह है और यहाँ पर खतरा भी हो सकता है, लेकिन मोमोंगो कहता है कि अगर मेरे साथ किसी को आना है तो सिर्फ किसी एक को ही अपने साथ ले जा सकता हूँ। इसके बाद डैमरू ही मोमोंगो का पीछा करता है। यहाँ पर मोमोंगो खुले आसमान को देखकर हैरान था क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा सुंदर थी। वो तुरंत एक पेंडेंट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से उड़ते हुए आसमान में आ जाता है। डैमरू भी खुद को ट्रांसफर कर वहाँ हवा में आ गया था। यहाँ पर मोमोंगो अभी आसपास की जगह को देखते हुए कह रहा था कि ये धरती कितनी सुंदर है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरी धरती पर राज करूँ। जिस पर डैमरू कहता है कि लॉर्ड मैं भी आपको फॉलो करूंगा। अभी मन में सोच रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये धरती बहुत ही ज्यादा बड़ी है। वैसे तभी वो नीचे नोटिस करता है कि मैरी अभी पावर से टॉम पर कुछ क्लॉकवाइज ऑरा डालकर प्रोटेक्शन बैरियर लगा रही है। वो तुरंत ही वहाँ पर आता है और मैरी की तारीफ करता है, जिस पर मैरी खुश थी। यहाँ पर वो मैरी को वही अंगूठी देता है जिससे वो टेलीपोर्ट होता है। वैसे ये उसका क्लोन था। वो कह रहा था कि तुम भी इसका इस्तेमाल करके टॉम में कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हो। अब तभी वहाँ पर एल्बिडो आती है जो कि हमेशा की तरह बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो यहाँ पर आकर जब मैरी के हाथ में उस अंगूठी को देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे गुस्सा भी आ रहा था। ये चीज मोमोंगो ने नोटिस कर ली थी। इस वजह से मोमोंगो उसे भी एक अंगूठी देता है और कहता है कि वो सभी को ये अंगूठी दे रहा है, इसीलिए उसने मैरी को भी अंगूठी दी। हालांकि बाद में वो डैमरू से कहता है कि वो उसे अंगूठी बाद में देगा और इसके बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। एल्बिडो तो इस चीज पर बहुत ज्यादा खुश थी कि उसे मोमोंगो की तरफ से एक गिफ्ट मिला है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी कुछ नाइट सोल्जर एक गांव की तरफ जा रहे थे। हमें जानने को मिलता है कि यहाँ पर जो उन नाइट्स का लीडर है उसके गांव पर कुछ दूसरे किंगडम की नाइट्स यानी कि सोल्जर्स ने हमला कर दिया है, इसलिए वो अपने गांव को बचाने के लिए जा रहे हैं। जब हम वापस से मोमोंगो को देखते हैं वो अभी बोर हो रहा था। इस वजह से वो अपने मिरर में अपने टॉम के आसपास की जगह को देखने लगता है क्योंकि वो अभी अभी यहाँ पर टेलीपोर्ट हुए हैं, जिस वजह से उसे आसपास की जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी उसे एक गाँव दिखता है जहाँ से लोगों को चीखने की आवाज उसे मिरर के अंदर से सुनाई दे रही थी। उसे लगता है कि शायद इस गांव में कोई फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन जब वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स घोड़े दौड़ रहे थे, सोल्जर्स घोड़े पर दौड़ रहे थे, तो उसे थोड़ा सा शक होता है। वो देखता है कि वो जो सोल्जर्स लोगों को मार रहे थे, जो सोल्जर्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है वो भी मारा जाता है। ये देखते हुए वहाँ पास ही खड़ी हुई सेबस उससे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, जिस पर मोमोंगो कहता है कि इस चीज में हमारा कोई फायदा नहीं, इस वजह से हम वहाँ नहीं जाने वाले। हालांकि जैसे ही मोमोंगो सेबस की तरफ मुड़ता है तभी मोमोंगो को अपने एक दोस्त याद आता है। हमें मोमोंगो की एक पुरानी स्टोरी बताई जाती है। जब ये गेम पॉपुलर था तब इसमें बहुत सारे प्लेयर्स मोमोंगो पर हमला कर रहे थे, जिस दौरान वो मोमोंगो को खत्म करने वाले थे, लेकिन उसी समय वो मोमोंगो का दोस्त वहाँ पर आता है और उन सभी को हरा देता है। हालांकि उससे पहले मोमोंगो उसे जानता भी नहीं था। मोमोंगो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया, जिस पर उसका वो नया दोस्त कहता है कि किसी की भी जान खतरे में है और हम उसे बचा सकते हैं, तो हमें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। मोमोंगो ये बात दिल पर ले गया था, इस वजह से वो यहाँ पर फैसला करता है कि उसे इन गांव वालों को भी बचाना होगा। वो सेबस से कहता है कि तुम और बाकी सभी गार्जियन यहाँ टॉम को संभालो और एल्बिडो से कह दो कि वो मेरे साथ वहाँ उस गांव में चले, हमें पूरा गांव को बचाना होगा। इसके बाद मोमोंगो अपने मिरर को हवा में उठाता है और एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम वहाँ गाँव में एक एंड्री नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अभी उन सोल्जर से अपनी छोटी बहन को बचा रही थी, लेकिन वो सोल्जर्स बहुत ज्यादा बेरहम थे, इस वजह से वो उसे भी खत्म करने वाले थे। लेकिन एंड्री अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब वो आंखें खोलती है तो वो देखते है कि वो सोल्जर्स रुक चुके थे। वो इसलिए रुक गए थे क्योंकि एंड्री के पीछे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन चुका था। यहाँ उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर से मोमोंगो निकल कर आता है। मोमोंगो अभी अपने स्केलेटन फॉर्म में ही था, इस वजह से उसे देखकर वो सोल्जर्स तो डर ही रहे थे, पर साथ ही एंड्री और उसकी छोटी बहन भी डर गई थी। वैसे इसके बाद मोमोंगो आगे बढ़कर उनमें से एक सोल्जर को खत्म कर देता है। दूसरा सोल्जर घबरा गया था, वो मोमोंगो को मॉन्स्टर कहकर बुला रहा था, लेकिन मोमोंगो उस पर भी अपनी थंडर पावर से हमला करते हुए उसे भी खत्म कर देता है और इसके बाद वो अपनी डेथ नाइट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सोल्जर्स की बॉडी को डिसअपियर करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डार्क सोल्जर आ चुका था, जिसे मोमोंगो ऑर्डर देता है कि इस गाँव में जितने भी सोल्जर्स हैं उन्हें खत्म कर दो। उसका मतलब था जिन लोगों ने भी आर्मर पहन रखे हैं उन्हें मार दो, जिससे कि वो डार्क नाइट किसी भी सोल्जर को ना मारे। अब इसके बाद वहाँ एल्बिडो भी आ चुकी थी जो कि पूरे आर्मर के साथ आई थी क्योंकि वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वो पूछती है कि हमें इस ह्यूमन लड़की का क्या करना है, वैसे उसे आर्मर पहनना नहीं चाहिए क्योंकि आर्मर में हवा नहीं आती। खैर छोड़ो, हमें क्या। यहाँ पर मोमोंगो उससे कहता है कि हमारा दुश्मन अभी वो किंगडम है जो कि इन लोगों पर हमला कर रहा है, इस वजह से हमें सिर्फ उन सोल्जर्स को खत्म करना है, हमें इन विलेजर्स को चोट नहीं पहुँचानी।
वैसे मोमोंगो वहाँ बैठे हुए उस लड़की को एक मैजिकल पोशन देता है जिससे वो हील हो सकती है, लेकिन उस लड़की को मोमोंगो पर भरोसा नहीं था। हालांकि जब वो अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी तो यहाँ पर उसकी छोटी बहन उसके हाथ को खींच लेती है क्योंकि वो भी मोमोंगो से डर रही थी। ये चीज देखते हुए एल्बिडो को गुस्सा आता है। उसने तो अपनी तलवार भी निकाल ली थी, लेकिन मोमोंगो उसे मना करता है। इसके बाद मोमोंगो उस लड़की एनरी को समझाता है कि उसे ये पोशन ले लेना चाहिए क्योंकि इससे उसकी चोट हील हो जाएगी। एनरी यहाँ पर बात मान लेती है और जैसे ही वो पोशन पीती है तो सच में उसकी चोट हील हो जाती है। इसके बाद मोमोंगो उससे पूछता है कि क्या वो मैजिक के बारे में जानती है, जिस पर एनरी हाँ करती है। इसलिए वो मोमोंगो उसके आसपास एक बैरियर क्रिएट कर देता है जो कि अभी उस कुछ टाइम के लिए प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि अभी इस गांव में बहुत सारे सोल्जर्स हैं। साथ ही यहाँ पर वो जाते वक्त एनरी को 2 फ्लूट भी देकर जाता है जिन्हें बजाने से वो गॉब्लिन आर्मी को समन कर सकती है। वो मोमोंगो ने उसे इसलिए दी थी जिससे कि अगर आगे भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो वो खुद को बचा सके। इसके बाद मोमोंगो वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हम वहाँ उस डार्क नाइट को देखते हैं जो कि इस वक्त उन सोल्जर्स को खत्म कर रहा था। सभी गांव वाले अभी एक जगह पर इकट्ठा थे और वो सोल्जर्स उन्हें खत्म करने वाले थे, लेकिन डार्क नाइट भी अभी बाकी सोल्जर्स को खत्म करते हुए उसी जगह पर आता है और उन सोल्जर्स को खत्म करने लगता है। डार्क नाइट देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो उन सोल्जर्स को मार रहा था। इस वजह से गांव वाले के अंदर एक होप आ चुकी थी कि अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। वैसे वो सोल्जर्स भी पूरी कोशिश करते हैं कि डार्क नाइट को हराने की और घेरने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि डार्क नाइट को दर्द नहीं होता। इस वजह से उसके मन के अंदर कोई भी डर भी नहीं है, वो उन्हें मारते जा रहा था। उसी समय मोमोंगो की वहाँ पर एंट्री होती है। मोमोंगो इस बार अपने फेस का एक मास्क लगाकर आया था, इससे वो उतना खतरनाक नहीं दिखेगा क्योंकि अगर कोई भी स्केलेटन जैसा दिखेगा तो कोई भी उससे भरोसा नहीं करेगा। वैसे अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी जिस वजह से मोमोंगो एल्बिडो के साथ वहाँ नीचे आता है। वो सभी गाँव वाले अभी मोमोंगो से उसका नाम पूछते हैं तो मोमोंगो अपना एक नकली नाम बता देता है। हालांकि हमें उसका नकली नाम से कोई मतलब नहीं क्योंकि हम तो उसे मोमोंगो ही कहकर बुलाएंगे। वैसे अब कोई भी गाँव वाला उससे डर नहीं रहा था, इस वजह से गाँव के जो लीडर है वो मोमोंगो को थैंक यू कहते हैं। बाद में मोमोंगो उनसे इन्फॉर्मेशन मांगता है इस वर्ल्ड के बारे में क्योंकि मोमोंगो को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता था। उसे इकोनॉमी के बारे में और साथ ही आसपास के राज्यों के बारे में भी बहुत ही चीजें जानने को मिलती है। अब कुछ टाइम बीत चुका था। वो देखता है कि गांव वाले थोड़ी चिंता में थे। वो आगे आता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो बताते हैं कि कुछ नाइट यानी कि सोल्जर्स अभी उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। मोमोंगो कहता है कि आप सभी एक सेफ जगह पर जाइए, उन्हें मैं देख लूंगा। इसके बाद मोमोंगो उन सोल्जर के पास आता है। हमें जानने को मिलता है कि ये वही सोल्जर्स थे जो कि इस गांव को बचाने के लिए आ रहे थे। शायद ये पुलिस है, इस वजह से काम होने के बाद आ रहे हैं। तो यहाँ पर मोमोंगो उन्हें बताता है कि वो ऑलरेडी इस गांव को बचा चुके हैं, जिस पर उन सभी सोल्जर्स का लीडर खुश था। वो मोमोंगो को थैंक्स कहता है। वैसे वो बताता है कि वो किस किंगडम से है और वो यहाँ पर इन लोगों को बचाने के लिए आए हैं क्योंकि किंग चाहते थे कि ये गाँव सेफ रहे। अब तभी एक दूसरा सोल्जर बताता है कि कुछ और सोल्जर्स यहाँ पर आ रहे हैं और शायद उनका कैप्टन भी इस बार उनके साथ है। अभी सुनकर मोमोंगो और वो लीडर जिसका नाम स्टोन ऑफ है वो दोनों ही तैयार हो गए थे। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें उसी किंगडम का सीन दिखाया जाता है जिस किंगडम के सोल्जर ने अभी कुछ टाइम पहले इस गांव पर हमला किया था। वहाँ का हेड प्रीस्ट अपने सोल्जर के कैप्टन से कह रहा था कि उसे जाकर स्टोन ऑफ को खत्म करना होगा, जिस पर वो कैप्टन हाँ करता है। और अभी हम वापस से करंट टाइम में आते हैं। यहाँ पर वही कैप्टन अपने बाकी सोल्जर के साथ स्टोन ऑफ को खत्म करने के लिए इस गाँव में पहुँच चुका था। हालांकि पहले उसने एक टुकड़ी भेजी थी जिसे मोमोंगो ने रोक दिया। अभी अपनी पूरी आर्मी के साथ है। यहाँ पर मोमोंगो और स्टोन ऑफ उसे छुपकर देख रहे थे। स्टोन ऑफ मोमोंगो से मदद मांगता है और कहता है कि क्या यहाँ पर भी वो उसके साथ लड़कर उसकी हेल्प करेगा, जिस पर मोमोंगो साफ मना कर देता है। स्टोन ऑफ कहता है कि कोई बात नहीं, उनसे मैं लड़ लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार और इस गाँव को प्रोटेक्ट करो। ऐसा कहते हुए वो अपने घुटनों पर भी आ जाता है रिक्वेस्ट करते हुए, लेकिन मोमोंगो से कहता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं, वो गाँव को बचाएगा। और यहाँ पर वो स्टोन ऑफ को एक ट्रेजर देता है जिसके बारे में उसने क्या पता, ये चीज हमें नहीं बताई जाती कि उसमें क्या था। वैसे अब स्टोन ऑफ अपनी आर्मी के साथ वहाँ उस लीडर पर हमला करने के लिए चला गया था। अभी हम देखते हैं कि सामने उसने तीर चलाना शुरू कर दिए, लेकिन सामने से वो लोग अभी अपनी मैजिक की मदद से उन तीरों को रोकते जा रहे थे। लड़ाई शुरू होती है, जिस लड़ाई के दौरान अभी सामने वाले लोग आर्च एंजल्स का यूज कर रहे थे, जो कि एक तरह से कुछ क्लोन्स होते हैं जो कि उड़ सकते हैं। हालांकि वो पूरी तरह से सोल्जर का काम नहीं करते और उन्हें लड़ने का भी एडवांटेज होता है। लेकिन यहाँ पर स्टोन ऑफ ने एक आर्च एंजल को खत्म कर दिया था, लेकिन उसके ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत सारे आर्च एंजल आ जाते हैं। बाकी सोल्जर्स अभी स्टोन ऑफ की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि आर्च एंजल को उड़ने का एडवांटेज था। इस वजह से स्टोन ऑफ के कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। तभी स्टोन ऑफ नोटिस करता है कि एक आदमी इन सभी आर्च एंजल को क्रिएट कर रहा है। इस वजह से वो तुरंत ही उनकी तरफ हमला करता है, लेकिन इतने में ही 6 आर्च एंजल उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वो मार्शल आर्ट
के थ्रू 6 कट लगाते हुए उन सभी आर्च एंजल को खत्म कर देता है। ये सभी चीजें देखकर बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। सामने वो कैप्टन अभी सभी स्टोन ऑफ की तारीफ कर रहा था। हालांकि इसके बाद अब वो अपने आर्च एंजल को फिर से समन करना शुरू करता है। इस बार उसने और ज्यादा आर्च एंजल को समन कर लिए थे, जिनसे वो कहता है कि उन्हें स्टोन ऑफ के ऊपर ही हमला करना है, बाकी सब पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। वैसे अब पहले वो मैजिक कैस्टर थे, वो स्टोन ऑफ पर हमला करते हैं, जिससे स्टोन ऑफ का बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल चुका था और अब वो थकने भी लगा था। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो कहता है कि मैं तुम सभी को हरा कर रहूंगा। इतने में ही आर्च एंजल भी उसे घेर चुके थे और एक आर्च एंजल उसके पीठ पर अपनी तलवार भी मार देता, जिसकी वजह से वो खड़े होने की हालत में भी नहीं था। लेकिन इस दौरान उसने हार नहीं मानी थी। सामने वो कैप्टन हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत ही बहादुर हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तुम मारे जाने वाले हो और तुम्हारे मरने के बाद गाँव के सभी लोग भी मार दिए जाएंगे। लेकिन अब ये सुनकर स्टोन ऑफ भी हंसने लगता है और कहता है कि ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मुझसे भी पावरफुल कोई इस विलेज में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये चीज सामने कैप्टन को बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, बल्कि वो तो अपने आर्च एंजल से कहता है कि वो स्टोन ऑफ पर हमला करे। लेकिन अब तभी अचानक से स्टोन ऑफ वहाँ से गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि अब वो वहाँ शेल्टर में आ चुका था, जहाँ पर सभी गाँव वाले थे। वो उनसे पूछते हैं कि अभी अभी क्या हुआ, तो इस पर वो बताते हैं कि अभी जहाँ वो खड़ा था कुछ टाइम पहले वहाँ पर मोमोंगो खड़ा हुआ था। अब ये सुनकर स्टोन ऑफ तुरंत ही उस चीज को देखता है जो कि मोमोंगो ने उसे दी थी। वो चीज अब डिसअपीयर होने लगी थी। इसका मतलब मोमोंगो ने वो उसे टेलीपोर्ट होने के लिए दी थी। अब उसी जगह पर वहाँ पर मोमोंगो पहुंच चुका था, जहाँ पर कैप्टन उसे देखकर हैरान था। पर वो पूछता है कि तुम हो कौन और क्या यहाँ पर तुम गाँव वालों की जान बचाने के लिए आए हो, जिस पर मोमोंगो कहता है कि नहीं, वो इसके लिए नहीं आया। वो बताता है कि अगर कैप्टन चाहे तो वो अपनी लाइफ मतलब कि उसकी सोल बिना दर्द के मोमोंगो को दे सकता है, इससे वो नॉर्मली मारा जाएगा। हालांकि ये चीज अभी कैप्टन को समझ में नहीं आई थी। मोमोंगो बस ये सब कह रहा था कि अगर उसने अभी मोमोंगो के सामने माफी नहीं मांगी तो वो मारा जाएगा। लेकिन कैप्टन अपने 2 आर्च एंजल से मोमोंगो पर हमला करने को कहता है, जिसके बाद वो आर्च एंजल अपनी वो स्पिरिचुअल सोर्ड मोमोंगो के आर पार कर देते हैं। यहाँ पर उस कैप्टन को लगता है कि मोमोंगो मारा गया, लेकिन मोमोंगो ठीक था। उसने उस स्पिरिचुअल सोर्ड को पहले ही रोक लिया था। वो बताता है कि इस लो लेवल के वेपन से उसे कुछ नहीं होने वाला और इसके बाद वो दोनों ही आर्च एंजल को नीचे मारते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर कैप्टन हैरान था। इसके बाद वो अपने सारे आर्च एंजल को एक साथ भेजता है, लेकिन उसी दौरान मोमोंगो एक डार्क वेव क्रिएट कर उन सभी आर्च एंजल को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। ये देखकर कैप्टन समझ चुका था कि स्टोन ऑफ खुद से भी जिस ताकतवर आदमी की बात कर रहा था वो यही है। वैसे बाकी जो मैजिक कास्टर्स थे वो मोमोंगो पर हमला करने लगते हैं, लेकिन मोमोंगो के ऊपर उन अटैक्स का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी एक दूसरा सोल्जर मोमोंगो पर हमला करने के लिए अपने वेपन का यूज करने वाला था, लेकिन इतने में एल्विडो वहाँ पर आगे आती है और उसे खत्म कर देती है। मोमोंगो से कहता है कि तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन नॉर्मल वेपन से मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एल्विडो कहती है कि नहीं, कोई भी सुप्रीम लॉर्ड को इतनी आसानी से टच नहीं कर सकता और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसे वो नहीं छोड़ेगी। अब वह कैप्टन अपने स्पेशल आर्च को आगे भेजता है, जो कि अभी आर्च एंजल से पावरफुल है, लेकिन मोमोंगो ने इसे भी अपनी हेल्प फायर की मदद से बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया था। अब कैप्टन को कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वो अपने पास से एक क्रिस्टल निकालता है, जो कि उसे हेड प्रिंस ने दिया था। ये एक सीलिंग क्रिस्टल है और इसका यूज करने के बाद अब वहाँ पर एक और आर्च एंजल समन होती है, जो कि आइस आर्च एंजल थी और ये इस धरती की सबसे पावरफुल आर्च एंजल है। मोमोंगो एल्बिडो से कहता है कि वो उसे इस अटैक से प्रोटेक्ट करे। हालांकि मोमोंगो जानता था कि उसे इस वक्त इस अटैक से कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पर वो आर्च एंजल अपने 7th टियर के मैजिक का इस्तेमाल करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। मोमोंगो देखना चाहता था कि इसमें कितनी पावर है, इस वजह से वो वहाँ से हटता नहीं है। अब इसके बाद जब उसके ऊपर वो पूरी एनर्जी गिरती है तो उसे पहली बार दर्द महसूस हो रहा था, जो कि ज्यादा नहीं था। लेकिन एल्बिडो को इस चीज पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इस वजह से वो पहले हमला करने वाली थी, लेकिन मोमोंगो से रोकता है और कहता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं। मोमोंगो एक छोटा सा ब्लैक होल वहाँ उस आर्च के पास क्रिएट करते हुए उसे खत्म कर देता है। ये चीज देखते हुए कैप्टन समझ चुका था कि वो किसी भी कीमत पर मोमोंगो को हरा नहीं सकता, इस वजह से वो माफी मांगने लगता है। लेकिन मोमोंगो उससे कहता है कि तुम्हें अपनी सोल मुझे देनी होगी और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें दर्दनाक मौत नहीं दूंगा। अब उसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि अभी मोमोंगो और एल्बिडो दोनों ही अपने टॉम की तरफ वापस लौट रहे थे, जिस दौरान एल्बिडो बहुत ही ज्यादा खुश थी और धीरज से कह रही थी कि सच में लॉर्ड बहुत ही ज्यादा कूल है। वैसे वो बाद में मोमोंगो से ये भी कहती है कि उसकी उसे चिंता हो रही है जब मोमोंगो ने उस एंजल के अटैक को खुद के ऊपर लिया था। इस पर मोमोंगो कहता है कि अगली बार से वो ध्यान रखेगा, लेकिन उसे भी ये बात समझ में नहीं आई थी कि मोमोंगो उन अटैक से कुछ भी क्यों नहीं हो सकता। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमोंगो अभी टॉम पहुंचकर अपने थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ था, जहाँ वो बाकी सभी से माफी मांगते हुए कहता है कि माफ करना, मैं तुम लोगों को अपने साथ लेकर नहीं गया, लेकिन वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो चीज तुम्हें एल्बिडो बता देगी। साथ ही
इसके बाद वो अपने झंडे को जला देता है। अब से मेरा नया नाम मैं बदल रहा हूँ। अभी तक सभी लोग उसे डार्क लॉर्ड या सुप्रीम लॉर्ड कहकर बुलाते थे, लेकिन अब मोमोंगो अपना नाम वही रख रहा है जो कि वहाँ उसने उस गांव में नकली नाम बताया था। और वो कहता है कि अब से किसी को भी अगर मेरा नाम जानना हो तो तुम उससे मेरा नकली नाम भी बताओगे। इस पर वो सभी लोग हाँ करते हैं। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अभी एल्बिडो मोमोंगो को सारी रिपोर्ट दे रही थी जो कि उनके टॉम में चल रहे हैं। मोमोंगो इस रिपोर्ट के लिए थैंक यू कहता है और शाबाशी भी देता है, जिस पर एल्बिडो कहती है कि आप कब तक इन्हीं रिपोर्ट के चक्कर में फंसे रहेंगे, कि आप और भी कुछ करना चाहते हो, मैं तो हर चीज के लिए तैयार हूँ। मोमोंगो इस पर कहता है कि नहीं, मैं सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। सिस्टम से छेड़छाड़ से उसका मतलब था कि वो अभी एल्बिडो को एक सॉफ्टवेयर की तरह मानता है, क्योंकि वो पहले इस गेम को कई साल तक खेल चुका है, इसलिए उसके लिए सारे क्रिएटर उसी की तरह हैं। हालांकि एल्बिडो तो अब नेचुरली सोच सकती है, इस वजह से वो ये भी सोच रही थी कि मोमोंगो की और उसकी शादी कब होगी। अब तभी वहाँ पर शेल्टर की एंट्री होती है। मोमोंगो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, तो इस पर शेल्टर कहती है कि वो मोमोंगो को देखने के लिए आई थी, बस ऐसे ही। इस चीज पर एल्बिडो तुरंत ही कहती है कि तो अब तुमने देख लिया होगा, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। लेकिन इस पर शेल्टर एल्बिडो का मजाक उड़ाने लगती है, जिसके बाद एल्बिडो भी उसका मजाक उड़ा रही थी और अब शायद उनमें लड़ाई होने वाली थी। लेकिन तभी मोमोंगो उन दोनों को ही चुप करा देता है। हालांकि बाद में शेल्टर बताती है कि वो सेबस के साथ किसी मिशन पर जा रही है। ये मिशन उन्हें मोमोंगो ने ही बताया है, इसलिए वो मोमोंगो को बाय कहने के लिए आई थी और उसकी परमिशन लेने के लिए आई थी। अभी एल्बिडो तो बहुत ज्यादा खुश थी कि कुछ टाइम के लिए शेल्टर उससे दूर रहेगी। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वहाँ कुछ दूर की एक सिटी की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट में अभी कुछ लोग खाना खा रहे थे। तो तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। वो लोग उसे नहीं पहचानते, लेकिन हम देखते ही समझ जाते हैं कि ये मोमोंगो है, जो कि अपने दूसरे आर्मर में आया था। यहाँ पर उसके साथ उसकी एक दूसरी मेड नेब्रिल भी थी। अभी लोग यहाँ आगे बढ़ते हुए और सामने बारटेंडर के पास आकर रूम की डिमांड करते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट एक होटल भी है और एक बार भी। तो यहाँ पर वो बारटेंडर मोमोंगो से 7 कॉइन्स की डिमांड करता है। मोमोंगो ने तुरंत ही उसे 7 कॉइन्स निकाल कर दे दिए थे, जिसके बाद वो डायरेक्शन बताता है और मोमोंगो और नेब्रिल वहाँ से जाने लगे थे। लेकिन इतने में वहाँ बैठा हुआ एक आदमी अपने पैरों को आगे करता है, जिससे कि मोमोंगो का रास्ता रोक सके। लेकिन मोमोंगो उसके पैर को साइड करते हुए आगे बढ़ जाता है और वो आदमी खड़ा हो जाता है और मोमोंगो से कहने लगता है कि उसकी वजह से उसके पैर में चोट लग गई, इसके लिए मोमोंगो को उसे भरपाई करनी होगी। बल्कि वो यहाँ पर ये कह रहा था कि मोमोंगो को नहीं, बल्कि इसके लिए उस लड़की को भरपाई करनी होगी। मोमोंगो को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो। और इसके बाद वो हालांकि जब उसने उसे फेंका था तो कॉर्नर की टेबल से जाकर वो टकराता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर जो लड़की बैठी थी उसकी एक मैजिक पोशन की बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। इससे वो दुखी थी। वो एक एडवेंचर है। वो तुरंत ही मोमोंगो के पास आती है और कहने लगती है कि उसे इस चीज की कीमत चुकानी होगी, क्योंकि उसका जो पोशन था वो बहुत ही ज्यादा कीमती था। मोमोंगो कहता है कि क्यों ना तुम इन लोगों से इस चीज के पैसे मांगो। और इस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, इन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और ये देख कर ही कंगले लगते हैं, इसलिए तुम्हें इसके पैसे चुकाने होंगे। इस चीज पर नेब्रिल को गुस्सा आता है। वो उस लड़की को खत्म करने वाली थी, लेकिन मोमोंगो उसे रोक देता है और उसके बाद अपने पास से एक रेड कलर के पोशन की बोतल निकाल कर देता है। उस लड़की को नहीं पता था कि ये किस तरह का पोशन है और ये काम करता है, पर फिर भी वो उसे रख लेती है। वैसे असल में ये उसी टाइप का पोशन है जो कि मोमोंगो ने एंड्री को दिया था खुद को हील करने के लिए। इसके बाद मोमोंगो और नेब्रिल दोनों उस कमरे में चले जाते हैं जो कि उन्होंने अभी अभी खरीदा है। वहाँ पर आकर मोमोंगो अपना मास्क उतारता है और नेब्रिल से पूछता है कि वो इंसानों के बारे में क्या सोचती है, जिस पर नेब्रिल कहती है कि वो बस कचरा है, जो ना ही हो तो अच्छा रहेगा। लेकिन मोमोंगो इस पर सोचने लगता है कि नेब्रिल बिल्कुल एल्बिडो की तरह ही सोचती है। हालांकि फिर वो नेब्रिल से कहता है कि उसे किसी को भी कुछ भी नहीं करना है और सभी नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही बात करती हैं। साथ ही यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें मुझे अपने रियल नेम से नहीं बुलाना है, जिससे किसी को भी शक ना हो। वैसे अभी मोमोंगो यहाँ पर इसलिए आया है जिससे कि वो एडवेंचर ग्रुप को ज्वाइन कर अपने लेवल को बढ़ाए। हालांकि उसका मेन मोटिव लेवल को बढ़ाना नहीं, बल्कि ये जानना है कि आखिर इस वर्ल्ड में चलता क्या है और यहाँ की हिस्ट्री क्या है। वो हर एक डिटेल जानना चाहता है। वैसे वो नोटिस करता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है और वो अपने टॉम की मनी को यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। हालांकि उसका यूज किया जा सकता है, लेकिन उसकी यूज से किसी को शक हो सकता है कि ये पैसे यहाँ के नहीं है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे मोमोंगो ने अभी अभी वो पोशन दिया था। वो उसी सिटी के एक फार्मिस्ट के पास आई हुई थी। वो एक लेडी है, लेकिन अभी पहले वो उनके ड्रैगन से मिलती है। वो ड्रैगन उसे अपनी दादी के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर आकर वो अपने पोशन को ओल्ड लेडी को दे देती है। ओल्ड लेडी जब अपने पोशन पावर से उस पोशन को चेक करती है, उसे जानने को मिलता है कि ये बहुत ही ज्यादा हाई प्योर हीलिंग पोशन है। ये अगर वो लड़की बेचने जाएगी तो पूरे 8 गोल्ड कॉइन में बिकेगा और ये असल में बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि मोमोंगो को वो रूम सिर्फ 7 ब्रोंज कॉइन पर मिला था। वो ओल्ड लेडी उस लड़की से कहती है कि इसके बारे में किसी को बताना मत, वरना तुम्हारी
अपनी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह के पोषण को बनाना नामुमकिन है। वो ओल्ड लेडी उस लड़की से पूछती कि आखिर कि ये तुम्हें किसने दिया, वो एडवेंचर है क्या, तुम मुझे उसका पता बता सकती हो। वैसे अब इसके बाद अब अगले दिन का सीन आता है। हम देखते हैं कि मोमोंगो अभी एक बोर्ड के सामने था, जिस बोर्ड पर बहुत सारे पेपर लगे हुए थे जिनके ऊपर टास्क की इंफॉर्मेशन है। उसे इन्फॉर्म किया जाता है उसे इनमें से किसी टास्क को चुनना था। वो एक दूसरे ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का टास्क चुनता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो रिसेप्शनल लेडी आकर बताती है कि वो उस टास्क को नहीं चुन सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल टास्क। मोमोंगो अपनी पावर नहीं बताना चाहता था, और वैसे भी उसे सिर्फ नॉर्मल टास्क लेकर बाकी सभी एडवेंचर से जानना है कि इस दुनिया के बारे में, इसलिए वो यहाँ पर आया है। इसीलिए वो इस टास्क को चुन भी लेता है। हालांकि तभी वहाँ पर सोर्ड ऑफ डार्कनेस नाम का एक एडवेंचर ग्रुप आता है, जो कि मोमोंगो से कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ 2 लोग हैं। इस पर मोमोंगो ने तुरंत ही हाँ कर दी थी। हालांकि इसके बाद अब हमें उन्हें एक एक करके बताया जाता है कि वो कौन है और उस ग्रुप में उनकी पोजीशन क्या है, लेकिन ये सब जानकर हमें कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि हम आगे जान लेंगे। हालांकि यहाँ पर एक लड़का जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, उस लड़के का नाम तो छोड़ो, जाने दो, पर उसके पास बहुत रेयर एबिलिटी है। यहाँ पर उस ग्रुप का लीडर बताता है कि ये लड़का उनकी टीम में बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे ये आधे टाइम में किसी भी मैजिक को सीख सकता है। आधे टाइम से मतलब एक नॉर्मल पर्सन ह्यूमन को जितना टाइम लगता है किसी मैजिक को सीखने में, ये आधे टाइम में उस मैजिक को सीख लेगा, जिस वजह से ये तो मैजिक के बारे में सिखा सकता है। ये अच्छा टैलेंट है। पर वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड एक पर्सन इस सिटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वो यहाँ पर अभी फार्मिस्ट के ग्रैंडसन के बारे में बताता है और कहता है कि उसके पास ऐसा टैलेंट है कि वो किसी भी मैजिक आइटम का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि मैजिक आइटम का इस्तेमाल करने से पहले बहुत सी चीजें देखी जाती हैं कि वो किस मैजिक से बिलोंग करता है, किसी का लेवल क्या है। लेकिन ये बात खतरनाक पावर हो सकती है कि कोई भी किसी भी लेवल के मैजिक आइटम का यूज कर पाए। इस वजह से अभी नेरबल कह रही थी ये तो बहुत ही खतरनाक ह्यूमन लगता है। वैसे इसके बाद मोमोंगो उन सभी से कहता है कि अब जब हम साथ में मिलकर ही काम करने वाले हैं, तो क्यों ना मैं अपना फेस भी सभी को दिखा दूं। वो अपना फेस दिखाता है। वो वापस से अपने हेलमेट को पहन लेता है। कोई भी हैरान नहीं हुआ था, क्योंकि उसका फेस ह्यूमन वाला था, क्योंकि यहाँ पर उसने इल्यूजन के थ्रू उन्हें अपना नकली चेहरा दिखाया था। वैसे वहीं बैठा लक नाम का एक लड़का अभी मोमोंगो से पूछता है कि आखिर तुम दोनों में क्या रिलेशन है, तुम दोनों साथ में हो। इस पर मोमोंगो बताता है कि नेरबल बस उसकी एली है, मतलब कि उसकी साथी है, जो कि मिशन चंद में उसका साथ देती है। इस पर लक बहुत ही ज्यादा खुश था। वो तुरंत ही उठते हुए नेरबल को प्रपोज करने लगता है, लेकिन इस पर नेरबल को गुस्सा आता है। वो कहती है कि अगर उसने कुछ और कहा तो उसकी जीभ काट देगी। यहाँ पर लक शांत होने की जगह पर इस चीज से और ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वो कहता है कि ठीक है, तो फिर हम फ्रेंडशिप से शुरुआत करते हैं। हालांकि बाद में अब उस ग्रुप का लीडर पीटर लक को मारकर नीचे गिराता है और नेरबल से माफी मांगता है अपने दोस्त के ऐसे बिहेवियर के लिए। वैसे इसके बाद अब वो अपने मिशन के लिए वहाँ से निकल गए थे, लेकिन जब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे तभी वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट लड़की आती है और मोमोंगो को बताती है कि उसे एक दूसरे मिशन के लिए चुना गया है, जो कि एक स्पेशल मिशन है। वो बताती है कि उसे इस मिशन के लिए इनफेरा नाम की एक लड़की ने चुना है। ये सब में वही फार्मिस्ट का ग्रैंडसन है। यहाँ पर मोमोंगो थोड़ा सा हैरान था कि आखिर इसे उससे क्या काम होगा। तभी नेरबल वहाँ आगे आती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मोमोंगो उसे रोक देता है। हालांकि यहाँ पर मोमोंगो ने तुरंत ही मना कर दिया था, क्योंकि उसके पास दूसरा मिशन है। लेकिन पीटर कहता है कि हमें एक बार सुन लेना चाहिए कि ये क्या चाहता है। अगले सीन में मोमोंगो सोर्ड ऑफ डार्कनेस के सभी मेंबर्स और इनफेरा बैठे हुए थे। इनफेरा बताते हैं कि वो पास के गांव में कुछ हर्ब्स यानी कि जो मेडिसिन है उन्हें लेने के लिए जा रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुत खतरा है। इस वजह से वो सोचता है कि मोमोंगो उसे प्रोटेक्ट करे। ये बिल्कुल नॉर्मल सा मिशन था। मोमोंगो ने आज तक किसी को इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया, बल्कि उसने किसी भी मिशन को कंप्लीट नहीं किया। इस वजह से उसे डाउट था कि वो ऐसा कर पाएगा कि नहीं। इसलिए वो सोर्ड ऑफ डार्कनेस के सभी मेंबर्स हेल्प मांगता है और वो हाँ भी कर देते हैं। हालांकि इसके बाद मोमोंगो इनफेरा से पूछता है कि आखिर उसने मोमोंगो को ही क्यों चुना, जिस पर इनफेरा कहता है कि मुझे खबर मिली कि तुमने उस आदमी को बार में बहुत ही तेजी से दूर फेंका था। इसका मतलब तुम स्ट्रॉन्ग हो और तुम एक कॉपर एडवेंचर हो। इस वजह से तुम्हें किसी मिशन के लिए साइन करना थोड़ा सा सस्ता होगा। इस वजह से मैंने तुम्हें चुना। हालांकि उसकी बात सुनने में तो सही लग रही थी, लेकिन मोमोंगो को फिर डाउट था और मोमोंगो को कुछ गड़बड़ भी लग रही थी। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम एक अंधेरी सी जगह को देखते हैं, जो कि उस एडवेंचर वाली जगह से थोड़ी दूर थी। यहाँ पर अभी एक लड़की एक खुफिया तहखाने में जा रही थी, जहाँ से वो एक ट्रेजर को लेकर आती है। वो ट्रेजर एक क्राउन है और बहुत ही ज्यादा ट्रेजर है, लेकिन वहाँ पर बैठा उसका रक्षक कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें इसे ले जाने के कोई फायदा नहीं होगा। पर वो लड़की बताती है कि उसने एक ऐसे लड़के के बारे में सुना है जो कि किसी भी ट्रेजर का इस्तेमाल कर सकता है। इस वजह से वो उसे किडनैप करने वाली है। साथ ही यहाँ पर वो उस रक्षक से भी हेल्प मांगती है, जिससे वो एक चाउस क्रिएट कर सके। वो बस तबाही लाना चाहती थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वहाँ पर मोमोंगो और बाकी सभी लोग निकल चुके
थे इन्फेरा की मदद के लिए। हालांकि रास्ते में जब उन्हें थोड़ा टाइम हो जाता है तो इन्फेरा कहता है कि हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। पीटर पहले मोमोंगो से पूछता है जिस पर मोमोंगो ने हाँ कर दी थी। इस वजह से वो रुकने के लिए हाँ कर देते हैं और सभी से रुकने को कहते हैं। वो लोग अभी रुके हुए थे तो पीटर यहाँ पर मोमोंगो से कह रहा था कि आगे का रास्ता और ज्यादा खतरनाक होगा, जिस पर मोमोंगो कहता है कि ठीक है, हम अब और ज्यादा सतर्क रहेंगे। वैसे यहाँ पर लक अभी फिर से नेब्रिल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेब्रिल बहुत ही ज्यादा पोलाइट तरीके से मोमोंगो से पूछते है कि क्या वो इस लक नाम के लड़के को खत्म कर सकती है। लेकिन यहाँ पर लक इस चीज से और ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वैसे अब वो सभी बैठे हुए थे, इस वजह से उनके बीच में अलग अलग चीजों पर बात हो रही थी। तभी बात निकलती है एक अजीब से क्रिएचर के बारे में, जिसके बारे में सुनकर मोमोंगो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो चुका था, क्योंकि ये अजीब सा क्रिएचर जिसकी एक पूंछ थी वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन वो मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मोमोंगो उससे मिलना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ डैमरू अभी मोमोंगो के रूम में बाहर आकर नॉक करता है। जब कोई गेट नहीं खोलता तो वो गेट के अंदर आता है, जहाँ पर वो एल्बिडो को देखता है जो कि मोमोंगो के बेड पर लेटी हुई थी, वो भी बिना प्लॉट आर्मर के। हालांकि उसने चादर ओढ़ रखी थी। ऐसे सीन इसलिए आते हैं जिससे कि आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना भागो। तो अभी यहाँ पर अभी डैमरू एल्बिडो से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर एल्बिडो कहती है कि वो बस एक्सपीरियंस कर रही है कि इस बेड पर सोना कैसा होता है। हालांकि वो थोड़ी सी चादर हटाकर एक पिलो दिखाती है जिसके ऊपर स्केलेटन बना हुआ था। वो तैयारी कर रही है मोमोंगो से वेडिंग यानी शादी करने की, जिसके बाद फिर उनके बेबीज होंगे। वो कहती है फिर तुम्हें हमारे बेबीज को भी संभालना होगा, जिस पर डैमरू कहता है कि हाँ, उसे चीज में मजा आएगा। गलत मत समझना, डैमरू को मजा आएगा मोमोंगो के बच्चे को संभालने में। अब इसके बाद फिर से हम मोमोंगो के पास आते हैं और देखते हैं कि अभी वो उस लड़की से बात कर रहा था जिसके पास पावर्स है कि वो किसी भी मैजिक को आधे टाइम से सिखा सकती है। उसका नाम निनाया है। मोमोंगो अभी उससे इस वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि वो इस वर्ल्ड को और अच्छे से जान पाए। वहीं पास ही लक फिर से अपनी पिकअप लाइन से नेब्रिल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे नेब्रिल को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से लक पर हमला करने वाली थी, लेकिन उसी समय मोमोंगो उसे रोक देता है। ये देखते हुए लक कहता है कि आखिर तुम दोनों का रिलेशन क्या है, तुम दोनों बहुत क्लोज लगते हो। इस पर नेब्रिल गुस्सा करती है और साथ ही वो थोड़ी सी ब्लश भी करते हुए अब अपने सारे राज बताने वाली थी कि मोमोंगो तो असल में उसका लॉर्ड है। लेकिन तभी मोमोंगो उसी समय उसे रोक देता है। इतने में ही पीटर वहाँ पर आता है और लक की तरफ से माफी मांगता है। साथ ही साथ अब वो लक को भी समझाता है कि उसे अपने आदतें को बदल लेना चाहिए। इतने में ही लक को कुछ आवाज आती है और जब वो दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ से कुछ गॉब्लिन और ऑर्क का ग्रुप इसी तरफ आ रहा था। वो समझ गए थे कि ये उन पर हमला कर रहे हैं और ये भी जानते थे कि अब यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए वो लड़ने का डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो पीटर इन्फेरा से कहता है कि वो जाकर उस बग्गी के अंदर छुप जाए, जिस पर इन्फेरा हाँ करती है। इसके बाद पीटर मोमोंगो से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। मोमोंगो कहता है कि तुम लोग इन्फेरा को प्रोटेक्ट करो, इन सभी को मैं संभाल लूंगा। इस पर पीटर हाँ करता है और ये भी कहता है कि वो भी मोमोंगो की मदद करेगा, जिससे कि उसे अकेला ना लड़ना पड़े। अब इसके बाद फाइट स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि लक अभी एक तीर चलाता है जो कि वहाँ उन गॉब्लिन तक पहुँचता भी नहीं। इसी वजह से वो गॉब्लिन हंसते हैं और तेजी से इन पर हमला करने लगते हैं। हालांकि ये बस लक की चाल थी। वो चाहता था कि ये इन्हें तेजी से अपनी तरफ बुला सके, क्योंकि जब वो ऐसा करता है तो वो तेजी से भागते हैं। और अब वो तीर चला रहा था और उसका तीर किसी न किसी को तो लग ही रहा था। इसके बाद यहाँ पर हम उस हीलर को देखते हैं। ये भले ही हीलर है, लेकिन इसके पास और भी दूसरी मैजिक पावर्स हैं। इसका नाम डेन है। ये यहाँ जमीन से कुछ बेल निकाल कर उन मॉन्स्टर को पकड़ा रहा था, जिससे वो वहीं गिर रहे थे। दूसरी तरफ हम वहाँ निनाया को देखते हैं। वो प्रोटेक्टिव मैजिक का इस्तेमाल करते हुए पीटर के आसपास एक शील्ड क्रिएट करता है। इससे अब पीटर को कोई भी चोट नहीं लग रही थी और वो बिना डरे उन ऑर्क और गॉब्लिन से क्लोज रेंज में फाइट कर पा रहा था। अब इस तरफ हम मोमोंगो को देखते हैं जो कि उन ऑर्क के बीच में जा चुका था और वो बिल्कुल भी क्लोज रेंज में उनसे बिना डरे फाइट करते जा रहा था। यहाँ तक कि वो उन्हें उकसाता है कि वो एक साथ हमला करे, लेकिन कोई भी ऑर्क अगर आगे बढ़ता है तो वो मारा जाता। इस चीज से ऑर्क और गॉब्लिन दोनों ही बहुत गुस्से में थे। वो सिर्फ मोमोंगो को टारगेट बनाने की सोच रहे थे, लेकिन पीटर ने और बाकी लोगों ने सही सपोर्ट बना रखा है। पीटर अभी क्लोज रेंज में फाइट कर रहा है, जिस वजह से एक गॉब्लिन उसके पीछे आ जाता है और वो उसे नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन निनाया भी तुरंत ही तीर चलाते हुए उस गॉब्लिन को खत्म कर देती है। ये देखते हुए अब वो गॉब्लिन फैसला करते हैं कि वो पहले निनाया को मारेंगे क्योंकि वो कमजोर है। पर इतने में ही लक वहाँ पर आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। इस तरफ मोमोंगो उन ऑर्क से लड़ रहा था और वो एक साथ आगे बढ़ रहे थे, पर मोमोंगो उन्हें जब टक्कर देता है तो वो ऑर्क डर जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी नेब्रिल वहाँ पर आती है और अपनी थंडर पावर से उन ऑर्क को वहीं पर खत्म कर देती है। जो चीज देखने के बाद बचे कुछ गॉब्लिन भी घबरा गए थे और भागने लगे थे। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर यहाँ पर थे वो सभी मारे जा चुके थे और डैन अभी इन सभी को हील कर रहा था। वहीं पर ननाया अभी एक मॉन्स्टर की बॉडी को कट कर रहा था,
मोमोंगो उसके पास आता है और पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर निनाया बताते हैं कि वो इस मॉन्स्टर की बॉडी को जो स्किन है उसे निकाल रहा है, क्योंकि अगर वो इससे गिल्ड में जाकर जमा करेंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे। मोमोंगो पूछता है कि अच्छा तो यहाँ पर इस तरह से काम होता है, मुझे लगा कि इन मॉन्स्टर की बॉडी पर क्रिस्टल्स मिलेंगे। लेकिन इस पर निनाया कहता है कि नहीं, मैंने आज तक किसी भी ऑर्क या गोब्लिन को क्रिस्टल के साथ नहीं देखा। वैसे अब वो यहाँ पर मोमोंगो की तारीफ करता है और कहता है कि तुम सच में बहुत ताकतवर हो, और साथ ही बाकी लोग भी मोमोंगो की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने जितना सुना था मोमोंगो उनसे स्ट्रॉन्ग है। वो ऑर्क के साथ भी क्लोज रेंज फाइट कर रहा था। अब मोमोंगो भी उनकी तारीफ करता है और कहता है कि टीम वर्क में बहुत अच्छे हो। यहाँ से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी थी, इसी वजह से वो कुछ टाइम के लिए बॉन फायर लगाकर इंतजार करते हैं सुबह होने का। वैसे भी वो खाना भी खा रहे थे, लेकिन मोमोंगो और नेब्रिल खाना नहीं खा रहे थे। मोमोंगो इसलिए खाना नहीं खा रहा था क्योंकि अगर उसने अपने हेलमेट को निकाल कर खाना खाने की कोशिश की तो वो खाना नहीं खा सकता, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी तो बॉन की है, सिर्फ मतलब हड्डियां ही हैं। अब लक नेब्रिल को कहने लगता है कि वो खाना क्यों नहीं खा रही। इस पर नेब्रिल और मोमोंगो दोनों ही बहाना बनाते हुए कहते हैं कि उनकी परंपरा है कि अगर वो किसी को मारते हैं तो वो 4 दिन तक खाना नहीं खा सकते, और ऐसा ही उन्होंने आज किया। उन्होंने गॉब्लिन्स और ऑर्क को खत्म किया, इसी वजह से वो 4 दिन बाद ही खाना खाएंगे। अब वो लोग और कुछ सवाल ना पूछे, इसलिए मोमोंगो तुरंत ही टॉपिक बदलते हुए वो कहता है कि तुम्हारे ग्रुप का नाम स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस है, तो आखिर इसका मतलब क्या है। इस पर लक कहता है कि ये 13 वॉरियर में से एक वॉरियर की तलवार का नाम था। अब नेब्रिल पूछती है कि ये 13 वॉरियर्स कौन थे, तो अब यहाँ पर हमें ज्यादा डिटेल में तो बताने के नहीं पड़ता, हमें बस इतना पता चलता है कि उन 13 वॉरियर्स में से एक ब्लैक नाइट था जिसके पास 4 तलवारें थी, उनमें से ही उन्हें स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस कहा जाता था। ये भी अपने पास वैसी एक काली तलवार रखते हैं और खुद को स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस मानते हैं। अभी अपने बारे में बात कर वो बहुत ज्यादा खुश थे और आपस में बात करने लगते हैं, जो देखकर मोमोंगो मनी मन सोचता है कि ये बिल्कुल उन्हीं की तरह है, क्योंकि इन्होंने भी साथ में रहकर मेहनत की और चीजें कलेक्ट और अपने ग्रुप को बनाया, और ऐसे ही मोमोंगो ने अपने टॉम को क्रिएट किया। अब यहाँ पर निनाया मोमोंगो से पूछती है कि क्या उसकी भी कोई टीम है, तो इस पर मोमोंगो कहता है कि बहुत पहले एक व्हाइट होली नाइट ने उसकी जान बचाई थी और उसी वजह से आज वो यहाँ पर है, पर वो ये भी बताता है कि वो व्हाइट होली नाइट उसके साथ नहीं है। इस पर मोमोंगो खुद भी दुखी लग रहा था, इसलिए निनाया कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें उसके जैसा और दोस्त मिल जाएंगे। लेकिन मोमोंगो कहता है कि नहीं, उसे उसका जैसा दोस्त कभी नहीं मिल सकता। इसके बाद उठकर वो वहाँ से चला गया था और नेब्रिल भी उसके पीछे आ गई थी। यहाँ मोमोंगो को उदास देखकर निनाया भी उदास था और सोच रहा था कि मोमोंगो अपने दोस्त के बारे में सोचकर दुखी है। साथ ही अभी निनाया भी उदास था क्योंकि वो अभी अपनी बहन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसने भी अपनी बहन को खो दिया है। वैसे बात बदलती है, वैसे वो लोग मोमोंगो की पावर के बारे में बात करने लगते हैं कि मोमोंगो बहुत ताकतवर है, हालांकि उसने अभी अभी ज्वाइन किया है, इसी वजह से उसे बहुत कम लेवल का टैग मिला है, लेकिन देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग एडवेंचर में से एक कहलाता है। इस पर सभी लोग एग्री करते हैं और वो ये भी कह रहे थे कि इसी वजह से तो मोमोंगो वुमेन्स के बीच कितना फेमस लगता है। अभी सुनकर इनफेरा का रिएक्शन थोड़ा सा अलग था। वो कहता है कि क्या सच में उन्हें ऐसा लगता है कि मोमोंगो को बाकी लेडीज पसंद करती होगी, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, मोमोंगो ने हेलमेट पहन रखा है, इसी वजह से किसी ने उसका चेहरा तो नहीं देखा है, मतलब उनके अलावा किसी ने उसका चेहरा तो नहीं देखा है, लेकिन उसकी पावर से तो वो सब इम्प्रेस होते होंगे। अब इस पर इनफेरा थोड़ा सा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि जिस विलेज में वो जा रहे हैं वो नहीं चाहता कि वहाँ पर रहने वाली लड़कियाँ मोमोंगो को पसंद करें। अभी इस बात पर वो सभी समझ गए थे कि इनफेरा उसे पसंद करता है, इसलिए वो इनफेरा को समझाते हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। हालांकि अभी यहाँ निनाया भी दुखी थी क्योंकि वो मोमोंगो की तरफ देख रहा था, क्योंकि मोमोंगो दुखी है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और अब हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि पहले इनफेरा को ढूंढ रही थी और वो कुछ बड़ा करना चाहती है। अभी यहाँ पर वो सिटी में आ चुके थे और लोगों को मारते हुए उनसे पूछ रही थी कि क्या उन्हें इनफेरा के बारे में पता है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता। तभी एक आदमी मिलता है, वो उससे भी पूछती है, लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम ये जो कर रही हो इससे अच्छा नहीं होगा, पर वो लड़की नहीं सुनती। यहाँ पर हमें उसका नाम क्लेमेंटाइन पता चलता है। अभी वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। क्लेमेंटाइन तुरंत ही उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है और इसके बाद उस पर अपने माइंड कंट्रोल पावर का इस्तेमाल करती है। अब अगले सीन में हम उसी प्रोटेक्टर को देखते हैं जिसे हमने पहले सीन में क्लेमेंटाइन के साथ देखा था। ये यहाँ पर अपने ऑर्ब ऑफ डेथ की मदद से कुछ ज़ॉम्बीज क्रिएट कर रहा था क्योंकि वो बहुत बड़े काम को अंजाम देने वाली है। तभी वहाँ पर क्लेमेंटाइन आती है तो यहाँ पर वो प्रोटेक्टर कहता है कि तुम इस तरह से सिटी में मत घूमो क्योंकि अभी तक हमने हमारा प्लान स्टार्ट नहीं किया है। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इतना सुनते हुए क्लेमेंटाइन उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो प्रोटेक्टर भी उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि ये मामूली मूव मुझे कुछ नहीं कर सकता। इस पर क्लेमेंटाइन कहती है कि उसने सीरियसली मूव नहीं की, अभी उसे भी प्रोटेक्टर की जरूरत है, इसी वजह से वो उसे कुछ नहीं करेगी। अब वो वहाँ से जाने लगी थी। हमें इतना पता चल गया था कि वो बहुत पावरफुल है और उसका टारगेट इनफेरा है जो कि अभी मोमोंगो के साथ है। इसका मतलब उसकी फाइट
मोमोंगो से जरूर होगी। अब इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। वहाँ पर मोमोंगो और उसका वो ग्रुप फिर से उस गाँव की तरफ निकल चुके थे। अभी निकलने से पहले हम देखते हैं कि निनाया जाकर मोमोंगो को सॉरी कहती है, क्योंकि उसने रात को मोमोंगो के दोस्त के बारे में कुछ बातें बोली थी जिससे वो दुखी था और इसी वजह से उनके बीच में थोड़ी सी ऑकवर्ड बात हो गई थी। हालांकि अभी वो आगे बढ़ रहे थे, जिस दौरान निनाया कुछ ड्रैगन्स की बात बताती है कि वो नेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुनकर मोमोंगो थोड़ा सा एक्साइटेड था, वो उनके बारे में और जानना चाहता था, लेकिन निनाया बताता है कि उसने ये किताब में पढ़ा है, इसलिए वो जब वापस लौट कर जाएंगे तो वो किताब मोमोंगो को दे देगा। इससे मोमोंगो उसे थैंक्स कहता है और फिर उनके बीच में नेचुरल बात होने लगती है, जो देखकर सभी खुश थे। हालांकि अब वो उस गाँव के करीब पहुँचने वाले थे, लेकिन अचानक से ही उस गाँव के गेट के बाहर कुछ गॉब्लिन उनका रास्ता रोक लेते हैं। ये देखते हुए लेप तुरंत ही अपने तीर को खींचता है और वो चलाना ही वाला था, पर इतने में झाड़ियों में से और गॉब्लिन निकल कर आने लगते हैं, जिन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। अगर नेचुरली देखा जाए तो इनका यहाँ सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन तभी सामने वो गॉब्लिन का लीडर कहता है कि देखो, अगर लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ी तो हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें खून खराबा नहीं पसंद। ये सुनकर ये सभी हैरान थे, पर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि एंड्री है। एंड्री को देखकर यहाँ पर इनफेरा अब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये वही लड़की है जिसे इनफेरा लाइक करता है। और दूसरी बात ये कि गॉब्लिन्स एंड्री ने बुलाए हैं उस खास सिटी की मदद से, जो कि मोमोंगो ने उसे दी थी। अब एंड्री भी यहाँ पर इनफेरा को देखकर पहचान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी वो एक घर में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे, क्योंकि इनफेरा को नहीं पता कि यहाँ इनके गाँव पर हमला हो चुका है। और जब वो पूछते हैं तो उसे जानने को मिलता है कि हमें कि उस हमले में एंड्री के पेरेंट्स मारे गए। एंड्री इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि अब उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी थी, क्योंकि सब उसे ही देखना पड़ता है। अभी उसे कंफर्ट देने के लिए इनफेरा कहना चाहता था कि क्या वो उससे शादी करेगी, लेकिन वो ऐसा कह नहीं पाता, पर वो ये जरूर कह देता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे हेल्प मांग लेना। इस पर एंड्री उसे थैंक्स कहती है। वैसे इसके बाद मोमोंगो के बारे में बताती है। अब मोमोंगो ने तो यहाँ पर एंड्री को भी अपना नकली नाम बताया था, लेकिन उसने दोनों जगह अलग अलग नकली नाम बताए। इस वजह से मोमोंगो को नाम तो इनफेरा नहीं पहचानता, पर एंड्री बताती है कि वो आर्मर में था, वो बहुत ताकतवर था, उसने सभी को खत्म कर दिया और उसने ही मुझे गॉब्लिन को बुलाने वाली सीटी दी थी। अब इतने में इनफेरा कुछ भी नहीं समझ पाता, लेकिन इसके बाद एंड्री उस रेड पोशन के बारे में बताती है, जिससे उसने खुद को हील किया था। अब रेड पोशन की बात सुनकर इनफेरा को डाउट होता है और क्लू जुड़ रहे थे, क्योंकि मोमोंगो तब भी आर्मर पहने हुआ था। इससे इनफेरा समझ जाता है कि जिसकी बात एंड्री कर रही है वो मोमोंगो ही है। अब वो तुरंत ही वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ हम वहाँ उस पहाड़ी के ऊपर मोमोंगो और नेब्रिल को देखते हैं। वो अभी वहाँ से गॉब्लिन्स को देख रहे थे, जो कि ह्यूमंस को तीर कमान चलाना सिखा रहे हैं और साथ ही उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम आए तो वो खुद ही उससे निकल सके। ये देखते हुए मोमोंगो खुश था। नेब्रिल कहती है कि अभी वो बहुत कमजोर है, लेकिन मोमोंगो उसे समझाता है कि इन्होंने आज से पहले कभी हथियार नहीं उठाया, इन्होंने अपनी आंखों को खो दिया, इसी वजह से अब ये लड़ना सीख रहे हैं, इसलिए हमें तो इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। इस पर नेब्रिल माफी मांगती है। तभी वहाँ पर इनफेरा आता है और वो मोमोंगो को उस वाले नाम से बुलाता है जो कि मोमोंगो ने एंड्री को बताया था। मोमोंगो भी ये सुनकर समझ गया था कि इनफेरा को सब पता चल चुका है। हालांकि इनफेरा कहता है कि मुझे नहीं जानना कि आपने उन्हें अलग और मुझे अलग नाम क्यों बताया, मुझे बस आपको थैंक्स कहना था। मैं जिसे पसंद करता हूँ आपने उसे और उसके गाँव को बचाया। साथ ही यहाँ पर इनफेरा ये भी कहता है कि मुझे आपको एक सच बताना है। ये सुनते हुए मोमोंगो नेब्रिल को वहाँ से कहीं और भेज देता है। अब उसके जाने के बाद इनफेरा यहाँ पर बताता है कि वो मोमोंगो के साथ खास करके उसी रेड पोशन की नॉलेज के लिए आया था और वो अभी भी उससे ये जानना चाहता है कि मोमोंगो पूछता है कि आखिर तुम उसके बारे में जानकर क्या करोगे। इस पर इनफेरा कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस अपनी नॉलेज के लिए जानना चाहता हूँ। मोमोंगो कहता है कि अगर तुम ये सब जानकर कुछ गलत करने की सोच रहे हो तो इस चीज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि अगर तुम उसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। इस पर इनफेरा हाँ करता है और वो ये भी देखकर पूछता है कि मोमोंगो एक अच्छा पर्सन है। अब इनफेरा वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद नेब्रिल वहाँ पर आती है। अभी आपको याद होगा कि जब वो लक से बात कर रही थी तब वो जोश जोश में बताने लगी थी कि मोमोंगो और उसका रिलेशन क्या है, मतलब कि मोमोंगो उसका लॉर्ड है। तभी उस दौरान उसने एल्बिडो का नाम भी ले लिया था, जिस वजह से शायद इनफेरा को ये बात पता लग गई होगी कि मोमोंगो और एल्बिडो तब यहाँ पर आए थे, तो अभी वाला मोमोंगो वही वाला मोमोंगो है। इसी वजह से अपने गर्दन पर तलवार रखती है और कहती है कि मेरी वजह से आपका ये राज खुल गया। लेकिन मोमोंगो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, अगर इसमें तुम्हारी गलती भी है तो तुम्हें तुम्हारी गलती से सीखना चाहिए, ना कि खुद को खत्म कर लेना चाहिए। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अभी इनफेरा जिन जड़ी बूटियों के लिए, मतलब कि जो हर्ब लेने के लिए यहाँ आया था, उन्हें लेने के लिए आज जा रहा है। वो असल में जंगल में है और जंगल बहुत खतरनाक है। ये जंगल इतना खतरनाक है कि ये जो मॉन्स्टर इस जंगल की दूसरी तरफ रहते हैं वो खुद इस जंगल को पार नहीं करते, क्योंकि
जंगल के अंदर किसी का राज चलता है और उसे जंगल का किंग कहा जाता है। अभी इनफेरा कह रहा था कि मुझे यहाँ पर आप लोगों का स्पेशली सपोर्ट चाहिए होगा क्योंकि अंदर जो भी है वो बहुत खतरनाक है। मोमोंगो कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे मोमोंगो ने फैसला किया था कि वो उस किंग से जरूर मिलना चाहेगा, जिस वजह से वो नेविल के साथ आगे बढ़ता है। अभी जब वो जा रहा था तभी नेविल को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वो हमला करने वाली थी, लेकिन उसी समय वो देखते है कि ये कोई और नहीं बल्कि ऑरा है। ऑरा यहाँ पर मोमोंगो ने ही बुलाया था जिससे कि ऑरा उस किंग के बारे में पता लगा सके, क्योंकि मोमोंगो उससे मिलना चाहता है। अब ऑरा तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा था। अभी रास्ते में उसे दो अजीब से क्रिएचर मिलते हैं जो कि उसका साथ दे रहे थे, क्योंकि असल में उसके पेट हैं। अब वो लोग उस गुफा के बाहर पहुँचते हैं जहाँ पर वो किंग रहता है। अंदर आने के बाद ऑरा सीधा जाकर पहले तो उस किंग को जगाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। अब किंग गुस्से में उसका पीछा कर रहा था, लेकिन हमें किंग को नहीं दिखाया जाता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग की प्रेजेंस की वजह से जंगल में जो बर्ड थे जो कि पेड़ों पर बैठी थी वो लड़ने लगी थी, जो देखकर इनफेरा थोड़ा सा हैरान होता है। तभी लक अपने कान जमीन पर लगाकर सुनता है कि कुछ भारी भरकम चीज उनकी तरफ आ रही है। ये सुनते हुए मोमोंगो कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, वो जो भी होगा उसे रोक लेगा। अब मोमोंगो आसपास देख रहा था और उसके आसपास कोई भी नहीं था। तभी अचानक से उस पर अजीब सी चीज हमला करती है जो कि किसी की पूंछ लग रही थी। मोमोंगो उसके अटैक को डोज कर लेता है और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी उसे वो दिख नहीं रहा था जो कि उस पर हमला कर रहा है और अब वो टेल भी गायब हो चुकी थी। मोमोंगो कहता है कि कौन है, सामने आओ, क्या तुम डर रहे हो? तभी वो क्रीचर अपनी जगह से हिलता है, जिसकी वजह से मोमोंगो को वहाँ पर पेड़ के पीछे हलचल महसूस होती है। जहाँ वो देखता है तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर दो आंखें ग्लो कर रही थी और एक बहुत बड़ा क्रीचर वहाँ अपीयर होता है। मोमोंगो से देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया था। वो पूछता है कि क्या तुम हनग्राइंड हैमस्टर की ब्रीड की हो? अब वो मॉन्स्टर वहाँ सामने दिखाई देता है। हम देखते हैं कि वो बस एक बहुत ही बड़ा चूहा था। वो चूहा यहाँ पर मोमोंगो से पूछता है कि क्या वो उसके ब्रीड के बारे में जानता है, जिस पर मोमोंगो कहता है कि हाँ वो जानता है, क्योंकि उसका एक दोस्त के पास इसी ब्रीड का एक हैमस्टर पेट था। इस पर उस हैमस्टर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो मोमोंगो से फाइट करने वाला था, लेकिन मोमोंगो उस पर सीरियसली अटैक नहीं करते हुए सिर्फ अपनी पावर दिखाता है अपनी एनर्जी के फॉर्म में, जिसकी वजह से वो हैमस्टर खुद डर कर सरेंडर कर नीचे गिर जाता है। अभी वहाँ ऑरा पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और कह रहा था कि हम इसके साथ क्या करेंगे, क्या मैं इसकी स्किन को खा सकता हूँ? ये सुनकर वो हैमस्टर और ज्यादा डर जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमोंगो उस हैमस्टर को जिंदा ही वहाँ जंगल के बाहर ले आया था, जहाँ पर सभी लोग उसे देखकर हैरान थे और मोमोंगो की पावर देखकर भी हैरान थे, क्योंकि भले ही वो एक हैमस्टर है लेकिन वो तो इस जंगल का किंग है। ये देखते हुए अभी इनफेरा मोमोंगो से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि क्या वो उसके ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि पावरफुल बनने का सबसे आसान तरीका है कि हम एक सही पावरफुल व्यक्ति के साथ टाइम गुजारे। तो मोमोंगो पूछता है कि क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, जिस पर इनफेरा कहता है कि हाँ उसे ताकतवर बनना है कि वो अपने विलेज को प्रोटेक्ट कर सके। अपने विलेज से मतलब एनरी के विलेज से था, लेकिन इस पर मोमोंगो कहता है कि नहीं, वो उसे अपनी टीम में नहीं ले सकता, उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो खुद से ही मेहनत करनी होगी। अब इनफेरा बात मान जाता है, बल्कि वो मोमोंगो को थैंक्स भी कहता है। वो बोलता है कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और सभी को खुद से प्रोटेक्ट करेगा। अब इसके बाद काम पूरा हो चुका था, वो वापस लौटते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमोंगो और बाकी सभी स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस के मेंबर इनफेरा को उसके घर पर लेकर आए थे, जहाँ वो उसे छोड़कर बाय कहते हैं। अब बाकी लोग भी जा चुके थे, इसलिए मोमोंगो, नेब्रिल और वो हैमस्टर वहाँ से गिल्ड की तरफ निकलने लगे हैं, क्योंकि मोमोंगो उस हैमस्टर को वहाँ गिल्ड में रजिस्टर करवाने वाला है, क्योंकि वो उसे अपने साथ रखेंगे और वो किसी भी मिशन पर उसे अगर साथ ले जाता है तो उसे इस चीज की इंफॉर्मेशन वहाँ गिल्ड में देनी होगी। अब जब वो जा रहे थे तो बाकी सभी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे, जो देखते हुए मोमोंगो को थोड़ी सी शर्म आती है और वो सोचता है कि ये लोग हमें ऐसा क्यों देख रहे हैं। और वैसे भी मोमोंगो हैमस्टर पर बैठकर कूल लगने की जगह बूढ़ा आदमी लग रहा था, जो कि उस हैमस्टर के बल पर आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से हम वापस से इनफेरा के पास आते हैं। वो अभी स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस के लोगों के साथ अपने घर पर आ रहा था। हमें जानने को मिलता है कि वो लोग लौटे नहीं थे, क्योंकि इनफेरा के साथ बहुत सामान था, इसलिए वो उसके घर पर सामान रखवा रहे हैं। यहाँ पर जब इनफेरा अंदर आता है तो उसकी मुलाकात सर्वेंटाइन से होती है। वो बताती है कि वो बहुत टाइम से इनफेरा का यहाँ इंतजार कर रही है और इनफेरा ने आने में बहुत टाइम लगाया। इनफेरा उसे देखकर हैरान था और थोड़ा घबरा भी गया था। वो बताती है कि वो इनफेरा की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक अनडेड आर्मी को समन करने वाली है, जिससे कि फिर वो ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगी। ये सुनकर इनफेरा डर जाता है और उसके हाथ में से जो लालटेन थी वो नीचे गिर जाती है। तभी पीटर अपनी तलवार निकालता है और इनफेरा को पीछे हटने को कहता है। उसी समय पर लक भी आगे आकर निनाया से कहता है कि वो इनफेरा को यहाँ से लेकर जाए। अब यहाँ पर उनकी फाइट स्टार्ट होती है। दूसरी तरफ हम वहाँ मोमोंगो, नेब्रिल और उस हैमस्टर को देखते हैं, जो कि अभी गिल्ड में रजिस्टर करवा कर बाहर निकले थे। अभी मोमोंगो
हैमस्टर का नाम हैमस्टक रखता है। हालांकि नाम तो बिल्कुल भी ज्यादा अलग नहीं लगा, लेकिन अब अपनी फैंटेसी होती है, उसे शायद ये नाम क्यूट लग रहा होगा। अब नाम रखने के बाद वो आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन बाकी लोग उन्हें ही घूर रहे थे, क्योंकि नाम रखने की वजह से हैमस्टक मतलब वो हैमस्टर मोमोंगो को थैंक्स कहता है। और ये सुनकर बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक हैमस्टर बात कर सकता है। वैसे वो फिर से आगे बढ़ने लगे थे, तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है। ये वही ओल्ड लेडी थी, मतलब कि इनफेरा की दादी है। ये यहाँ पर आकर मोमोंगो को पहचान लेती है, उससे पूछती है कि क्या वो वही है जो कि इनफेरा के साथ गया था। मोमोंगो बताता है कि हाँ, वो इनफेरा को घर छोड़कर आया है, और वो यहाँ पर नेब्रिल को भी इंट्रोड्यूस कराता है और हैमस्टक को भी। वो बताता है कि हैमस्टक जिस जंगल में गए थे वो वहाँ का किंग है। ये सुनने के बाद सभी लोग और ज्यादा हैरान हो गए थे और हैमस्टक बहुत प्राउड फेस बना रहा था। मोमोंगो बताता है कि वो भी ओल्ड लेडी मतलब इनफेरा के घर ही जा रहे हैं, क्योंकि उसे अपना रिवॉर्ड भी कलेक्ट करना है। तो ओल्ड लेडी कहती है कि वो साथ में चल सकते हैं। अगले सीन में वो वहाँ घर पहुँचते हैं, लेकिन घर पर किसी की आवाज भी नहीं आ रही थी। ओल्ड लेडी आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी मोमोंगो को खतरा महसूस होता है। मोमोंगो उन्हें रोकने के बाद खुद आगे बढ़ता है और अंदर आकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस के सभी मेंबर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और अब अचानक से वो ज़ॉम्बी बनने लगे थे। इसी वजह से मोमोंगो को उनसे फाइट करनी पड़ती है। मोमोंगो बिना इमोशंस दिखाए उन सभी को फिर से मार देता है। उसकी मुलाकात यहाँ पर हर एक मेंबर से हुई थी, बस निनाया वहाँ पर नहीं था। जब मोमोंगो वहाँ से आगे बढ़ता है तो उसे निनाया की बॉडी भी दिखती है, जो कि बहुत बुरी तरह से पड़ी हुई थी। वो समझ गया था कि जो भी यहाँ पर आया था उसका मेन टारगेट इनफेरा था और वो इनफेरा को ही ले जाना चाहता था। इसी वजह से ना ही इस घर में कुछ चोरी हुआ है और ना ही किसी कीमती चीज को ढूंढने की कोशिश की गई है। इन सभी लोगों ने इनफेरा को बचाने की कोशिश की होगी, इस वजह से ये सभी मारे गए। अभी वो ओल्ड लेडी बहुत टेंशन में थी, क्योंकि उन्हें उनके पोते की चिंता हो रही थी। वो मोमोंगो से कहती है कि उसे अपने पोते को बचाना होगा। मोमोंगो कहता है कि वो मदद करेगा, लेकिन इसके बदले उसकी एक शर्त है, उसे कुछ चीजें चाहिए होंगी। अब वो ओल्ड लेडी पूछती है कि क्या, तो इस पर मोमोंगो कहता है कि उनके पास जो कुछ भी है उसे वो सब चाहिए। ये सुनकर वो ओल्ड लेडी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम कोई डीमन हो, ऐसी सिचुएशन में तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हालांकि अब उनके पोते से बढ़कर उनके लिए कोई चीज नहीं है, इसी वजह से वो उनके लिए हाँ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि अभी मोमोंगो उन्हें बाहर की तरफ भेजता है और एक कमरे में नेब्रिल से कहता है कि वो एल्बिडो से कांटेक्ट करे। वो एल्बिडो से कांटेक्ट करती है, लेकिन एल्बिडो से कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। इसी वजह से मोमोंगो ने एक मैसेज छोड़ दिया था कि जब भी एल्बिडो उस मैसेज को पाए तो वो मोमोंगो से कांटेक्ट करे। इसके बाद मोमोंगो बहुत सारे स्क्रॉल सामने निकालता है। वो नेब्रिल से कहता है कि वो इन स्क्रॉल को एक्टिवेट करेगी। जब वो कहेगा तब उसने ऐसे बहुत सारे स्क्रॉल निकाल दिए थे और उन्होंने एक मैप भी रख लिया था, जो कि इस पूरे टाउन के आसपास का है। इसके बाद मोमोंगो एक एक करके उसे स्क्रॉल एक्टिवेट करने को कहता है और नेब्रिल वैसे ही करती है। इससे उसे इस टाउन की नॉलेज हो गई थी, साथ ही साथ वो आसपास के क्लाइमेट को महसूस कर पा रही थी और ऐसे कई सारी नॉर्मल छोटी छोटी चीजें जिससे उसे प्रेजेंस महसूस होती है। एक कैम्ट्री यानी कि कब्रिस्तान के पास की जगह पर उसे बहुत सारी सोल्स महसूस हो रही थी। वो कहती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद मोमोंगो कुछ और स्क्रॉल देता है और कहता है कि वो इन्हें एक्टिवेट करे और उन्हें जैसे एक्टिवेट करती है तो उनके सामने से एक स्क्रॉल ओपन होता है, जिससे वहाँ उस कब्रिस्तान को देखा जा सकता था। वहाँ पर एक अनडेड आर्मी थी, मतलब ज़ॉम्बी की आर्मी थी और मोमोंगो समझ गया था कि इनफेरा को यहीं पर रखा गया है। वो तुरंत ही उस ओल्ड लेडी के पास आता है और उससे कहता है कि वो जाकर टाउन के सैनिकों को बताए कि एक बहुत बड़ी आर्मी कब्रिस्तान के रास्ते से यहाँ बढ़ सकती है, इसलिए वो पहले से तैयार रहें। ओल्ड लेडी कहती है कि ठीक है, वो ऐसा कर देगी। मोमोंगो कहता है कि अभी वो उसी जगह पर जा रहा है क्योंकि इनफेरा वहीं है, लेकिन ओल्ड लेडी हैरान थी। वो कहती है कि क्या तुम्हें उन्हें अकेले संभाल पाओगे, क्या तुम्हें डर नहीं है। इस पर मोमोंगो कहता है कि उससे चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, आगे अब वो सब संभाल लेगा। अब इसके बाद ये दोनों ही यहाँ से निकल पड़े थे। सीन चेंज होता है, हम वहाँ उस बॉर्डर पे आते हैं जहाँ पर अभी एक दीवार के ऊपर कई सारे सिपाही खड़े हुए थे, लेकिन उसी समय वो महसूस करते हैं कि उनकी तरफ एक अनडेड आर्मी बढ़ रही है। अब उन्हें घबराने का टाइम ही नहीं था कि एक अनडेड आर्मी उनके टाउन पर हमला कैसे कर सकती है। उन्हें बस इसी चीज पर डर था कि अब वो बहुत करीब आ चुके हैं और उनकी गिनती इतनी ज्यादा थी कि एक सोल्जर अकेले उन्हें नहीं हरा सकता। वो कुछ और सोल्जर बुलाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें होप नहीं थी। हम देखते हैं कि वो अनडेड आर्मी की कुछ ज़ॉम्बी अभी एक के ऊपर एक चढ़ते हुए वहाँ दीवार को पार कर रहे थे, लेकिन वो लोग उन्हें वहाँ से नीचे धक्का देकर गिरा देते हैं। अब पहले तो ये सब ठीक था, लेकिन जब वो एक साथ बहुत सारे ज़ॉम्बी वहाँ ऊपर आने लगते हैं तो उनसे लड़ने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि अब वो दीवार के ऊपर ही आ चुके थे। वैसे उन्हें ज़ॉम्बी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो हड्डी से बने हुए हैं, वो सिर्फ लोगों की बॉडी है। या तभी अचानक से मोमोंगो आ जाता है। पहले तो वो खुश थे, लेकिन जब वो मोमोंगो की प्लेट को देखता है जो कि ब्रॉन्ज प्लेट है, तो वो होप खो देते हैं, क्योंकि एक ब्रॉन्ज लेवल का एडवेंचर इस तरह की आर्मी से कैसे लड़ सकता है। हालांकि लेकिन अभी एक बहुत बड़ा अनडेड क्रिएचर वहाँ आ रहा था, जिसे मोमोंगो ने अपनी तलवार से हराकर नीचे गिरा दिया था। इसके बाद मोमोंगो कहता है
है कि उन्हें गेट ओपन करना होगा क्योंकि वो यहाँ से बाहर जाना चाहता है उस अनडेड आर्मी से लड़ने के लिए, पर उन लोगों को भरोसा नहीं था। इसी वजह से वो मोमोंगो को मना करते हैं ऐसा करने से और गेट खोलने की परमिशन नहीं देते। मोमोंगो को इस परमिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तुरंत ही वहाँ दीवार पार से नीचे कूद जाता है। हैमस्ट्रक भी ऐसा ही करता है और नीचे की तरफ कूद जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ जितने भी अनडेड सोल्जर्स आ रहे थे वो सारे सोल्जर्स मारे गए थे। इसी वजह से इन टाउन के सोल्जर्स ये देखकर बहुत हैरान थे और मोमोंगो को एक लेजेंडरी वॉरियर मान लेते हैं। वहाँ पर मोमोंगो को देखते हैं जो कि अनडेड को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे बहुत सारे अनडेड क्रिएचर मिलते हैं जिनसे वो फाइट करते हुए उन्हें ही हराता है। पर मोमोंगो ये भी बात जानता था कि वो इतने सारे अनडेड क्रिएचर हैं कि उन्हें मारते मारते मोमोंगो को बहुत टाइम लगने वाला है। मोमोंगो इसलिए अब अपने कुछ स्पेशल सोर्स वहाँ पर बुलाता है उनसे लड़ने के लिए और उन्होंने हैमस्टक को भी एक पेड़ पर रख दिया था जिससे कि उस पर कोई अनडेड क्रिएचर हमला ना करे। इसके बाद हम उस प्रोटेक्टर को देखते हैं जो कि अभी अपना एक खास रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, लेकिन मोमोंगो तभी वहाँ पर पहुंचकर उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, और इनफेरा कह रहा था कि अब वो प्रोटेक्टर है। फिर वहाँ पर सेल्मेंटाइन आ जाती है। वो कहती है इनफेरा को उसने किडनैप किया है और मोमोंगो के जो दोस्त थे उन्हें भी उसी ने खत्म किया है और अगर मोमोंगो चाहे तो उससे लड़ सकता है अपने दोस्त का बदला लेने के लिए। मोमोंगो कहता है कि ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं लड़ना चाहिए। अभी मोमोंगो नेब्रिल से कहता है कि वो इस प्रोटेक्टर को संभाले जब तक वो सेल्मेंटाइन को हरा कर आ रहा है। इसके बाद सेल्मेंटाइन और मोमोंगो वहाँ से दूसरी जगह के लिए आगे बढ़ जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर इस पार्ट पर अच्छा सपोर्ट आता है तो हम अगले पार्ट को बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे।